हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स देखेंगे। बहुत सारे दोस्तों को कहना था कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आता, तो आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तथा इससे जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र का लगभग 8 से 10 क्लास होगा, वो महत्वपूर्ण क्लास जिससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन का शास्त्र, यानी धन से रिलेटेड जो उसका अध्ययन किया जाता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों के समग्र अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी धन तथा उससे संबंधित समग्र पक्षों के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स मुख्यतः दो प्रकार को देखने को मिलता है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। यानी जो मैक्रो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है और सूक्ष्म जिसे हम व्यष्टि इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में भी जानते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि समष्टि और सूक्ष्म, जो समष्टि यानी जो मैक्रो अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या होते हैं, इसका अर्थ ही होता है बृहद यानी कि बड़ा। यानी इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय आय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का इसमें क्या किया जाता है, उस पर अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, देश तथा राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। यानी राष्ट्रीय आय हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय बचत हो गया, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी, इन सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्र अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वह समष्टि यानी बृहद बड़ा अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या निकालते हैं, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी, इन सभी का अध्ययन देखने को मिलता है तथा राष्ट्रीय आय, बचत। उसके बाद है दूसरा सूक्ष्म, जिसे हम लोग माइक्रो, अब इसे एक और नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो माइक्रो इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः जो आर्थिक इकाइयां होता है यानी इकोनॉमिक्स यूनिट का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः किन पर अध्ययन किया जाता है, यह विशेषता होता है, कोई फर्म होता है, व्यक्तिगत मजदूरी, आय, कंपनी, यानी इन सभी छोटे स्तरों पर अध्ययन किए गए विशेष वस्तुओं का क्या होता है, वह सूक्ष्म यानी मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत में आता है। तो हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समग्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि जिसे हम क्या माइक्रो के नाम से जानते हैं और व्यष्टि जो सूक्ष्म यानी माइक्रो MICRO के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें समग्र अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग मुद्रास्फीति, बचत, गरीबी, राष्ट्रीय आय, इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा दूसरा माइक्रो सूक्ष्म यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक इकाई इकोनॉमिक्स यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग कोई छोटे फर्म, परिवार, व्यक्तिगत किसी का मजदूरी, आय, इन सभी विशेष वस्तुओं पर अध्ययन को व्यष्टि यानी सूक्ष्म इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। क्या होता है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यह मुख्यतः 2-3-4 प्रकार के हैं। जैसे एक क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम कैपिटलिज्म के रूप में जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो। यानी कहने का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी एवं पूंजीपतियों का उस पर दबदबा रहता है, आधिपत्य रहता है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है, राज्यों का हस्तक्षेप सीमित होता है।
वह ऐसी अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स कहाँ देखने को मिलता है? यह आपको यूएसए, ब्रिटेन इत्यादि में देखने को मिलता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर आधारित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म। यह व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि समग्र जो क्या होता है, धन संपत्ति का जो स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है, वह क्या होता है? यह किसके सरकार में? यह सरकार के अंडर में होता है। अर्थात हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साधनों एवं, यानी साधनों, दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि उत्पादों एवं उनके वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, ना कि निजी। कहने का मतलब दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादों एवं उनके वितरण पर क्या होता है? सार्वजनिक स्वामित्व होता है, ना कि निजी, यानी यह सरकार के अंडर में होता है। जो क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः लाभ उद्देश्य नहीं रहता है। यूएसएसआर, इसमें क्या होता है? राज्यों के कल्याणकारी के बारे में सोचा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिसमें क्या होता है? नियंत्रण सार्वजनिक होता है, यानी राज्य सरकार के अंतर में होता है। किस पर? वस्तुओं एवं उसके वितरण संबंधी साधनों पर जो नियंत्रण होता है वह सार्वजनिक यानी सरकार के अंडर में होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह लाभ प्राप्ति नहीं होता, बल्कि राज्य का कल्याणकारी होता। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण हो। अब मिश्रित से अर्थ से ही पता चलता है कि मिला जुला, जिसमें क्या हो? सार्वजनिक एवं निजी। सार्वजनिक कहाँ हम लोगों ने देखा? यह हम लोगों ने देखा सोशलिज्म समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जिसमें क्या देखा कि वस्तुओं एवं उसके वितरण पर जो अधिकार होता है, नियंत्रण होता है, किसका होता है? वह सरकार का, यानी सार्वजनिक होता है। और निजी हम लोग क्या देखा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या होता है? पूंजी एवं पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है, उसमें किसी का निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ देखने को मिला था? वह अमेरिका में मिला था देखने को, और ब्रिटेन में। तो और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों हो, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, जिसका एग्जाम्पल कौन सा देश है? वह है भारत, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, कुछ प्रकार होते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। जैसे खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है? ओपन इकोनॉमिक्स। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था में जो आयात निर्यात होता है इस पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है, यानी वह क्या कर सकता है? अपने देश तथा शेष विश्व देश के साथ उसका जुड़ाव होता है, यानी वह जो आर्थिक उसका गतिविधि रहता है खुला हुआ रहता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था, यानी न्यूनतम प्रतिबंध होता है। यह खुली अर्थव्यवस्था कहाँ देखने को मिलता है? यह विश्व के अधिकांश जो देश हैं लगभग उनके पास खुली अर्थव्यवस्था ही है। यूएसए, सिंगापुर इत्यादि बहुत सारे देश हैं। उसके बाद दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमिक। क्या होता है क्लोज्ड इकोनॉमिक? जहां आयात निर्यात शून्य हो, यानी वैसा क्षेत्र, वैसा जगह जहां पे आयात और निर्यात शून्य हो, ना ही वस्तुओं को खरीदा जाता हो किसी अन्य के साथ और ना ही बेचा जाता हो। कहने का मतलब है उस देश का तथा शेष विश्व के साथ कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं होता हो, उसे हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमिक यानी बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न हो सकता है पूछ दिया जाए। तो ये तो था अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जब आप आगे के क्लास करेंगे तो उसमें ये चीज़ का समझ होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब हम लोग कुछ विद्वानों के बारे में देखते हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को क्या संज्ञा दिया है, क्या परिभाषा दिया है, क्या उन्होंने कहा है। तो कुछ उन विद्वानों के द्वारा जो कहे हुए बात है, लिखी हुई पुस्तकें हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखा जाए अर्थशास्त्र क्या है? यह अर्थशास्त्र चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो ये वही चाणक्य है जो क्या है, जो हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जो कौन थे? उनके गुरु थे।
तो उन्हें चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों नामों से जाना जाता है। यह अर्थशास्त्र उसी समय लिखा गया था जब कौन थे, जब यह चाणक्य यानी विष्णुगुप्त जब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते हैं, उसी समय लिखा जाता है। इसमें मुख्यतः जिस विषय पर लिखा जाता है अर्थशास्त्र, इसमें राजनीतिक शास्त्र एवं लोक प्रशासन पर लिखा हुआ होता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है, जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स पर नहीं लिखा हुआ है, यानी धन पर नहीं। कहने का मतलब है कि राजा को किस प्रकार से अपने प्रजा से व्यवहार करना चाहिए, उसके कल्याण के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए, उससे संबंधित क्या है इसका विषय है। तो जो अर्थशास्त्र का विषय है वह राजनीतिक शास्त्र एवं लोक प्रशासन से संबंधित है, जो चाणक्य एवं कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या विषय रखा गया है, तो राजनीतिक शास्त्र एवं लोक प्रशासन, यानी राजा के द्वारा किस तरह से प्रजा का बारे में सोचता हो, प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करता हो, उनसे संबंधित इसमें वर्णन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को नाम जाना जाता है। आपको हम बता दें कि जो सूक्ष्म माइक्रो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके प्रणेता एडम स्मिथ को ही माना जाता है। जिसमें क्या देखा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोगों ने देखा था कि आर्थिक इकोनॉमिक्स यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या था, परिवार था, फर्म था, व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत आय तथा विशेष वस्तुओं का अध्ययन ही समष्टि यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से। तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें धन के बारे में इन्होंने कहा था। और एडम स्मिथ ने क्या कहा था, धन का विज्ञान माना था। इस इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को क्या माना था, धन का विज्ञान माना था। कौन, एडम स्मिथ। तो ध्यान में रखेंगे अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ के रूप में, और वेल्थ ऑफ नेशन वो पुस्तक उनके द्वारा 1776 में लिखी गई थी, तथा उन्होंने धन का विज्ञान अर्थशास्त्र को माना। कौन, एडम स्मिथ। उसके बाद है अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है, तो देखा जाए एडम स्मिथ के बाद जो एक कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे विद्वान थे वो अर्थशास्त्र का मतलब सिर्फ धन से संबंधित तथा उससे संबंधित सभी पक्षों के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र माना था। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य सिर्फ धन से धन कमाना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना। यह किनके द्वारा वाक्य लिखा गया था, बोला गया था, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्या कहा था उन्होंने, इसका उद्देश्य सिर्फ मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। तो आपको हम बता दें कि जो कार्ल मार्क्स थे, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई थी। कब, 1867 में। तो कार्ल मार्क्स अर्थशास्त्र को इस तरह कहकर संबोधन किया। उसके बाद है एक और अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, संबंधित परिभाषा, यानी धन का विज्ञान, यह एडम स्मिथ माना इकोनॉमिक्स को। और अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, यह किसने माना, यह रॉबिन्सन ने माना। तो उनसे संबंधित परिभाषा कौन दिए, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, यह रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया। उसके बाद और भी बहुत सारे पुस्तक हैं, बुक्स हैं, जो क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना ही होना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आइए उन्हें हम लोग देखते हैं। जैसे नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस, यह जो बुक्स है किनके द्वारा लिखी गई है, यह रॉबिन्सन के द्वारा लिखा गया है। क्या है, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, रॉबिन्सन के द्वारा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यह मार्शल के द्वारा पुस्तक को लिखा गया है। कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद एक और है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, यह सैमुएलियन के द्वारा बुक्स लिखा गया है। तो क्या था क्रम से, ये तीन कौन कौन था, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस, रॉबिन्सन के द्वारा। उसके बाद मार्शल के द्वारा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यह मार्शल के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, यह सैमुएलियन के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो महत्वपूर्ण थे, जिन्हें हम लोग को मालूम होना जरूरी था, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा किए, जिसका आगे भी उपयोग होगा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बाकी शेष बचे क्रम से क्लास को देखेंगे। तो हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद
और हमारे क्लास को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनका आने वाला टाइम में आगामी एग्ज़ाम हो। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।